रागिनी जब बहू बनकर अपने ससुराल में आई थी तो उसकी जेठानी, जो उसकी सगी बड़ी बहन भी थी, उसने उससे सीधे सीधे शब्दों में कह दिया था, देखो रागिनी, इस घर में सासू माँ के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। निहारिका दीदी की बातें रागिनी ने मजाक में लेते हुए कहा। जो आज्ञा राजकुमारी साहिबा। निहारिका को अब यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस दिन उसने रागिनी से घर के सारे बर्तन धुलवाए और खुद मेहमानों के साथ बातों में व्यस्त रही। रागिनी ने बर्तन मांजते हुए आंसुओं की नदियां बहा दी। वह मन ही मन सोच रही थी, किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र देखना है तो उसे कोई महत्वपूर्ण पद या पैसा दे दो, जिससे वह दुनिया के सामने अपने असली रूप का प्रदर्शन कर सके। जैसे मेरी निहारिका दीदी, जो खुद मुझसे बड़ी होकर अपना गृह कार्य मुझसे करवाती थी और आज अपने हिस्से का काम भी मुझसे ही करवा रही है। सच कहा है किसी ने, बहन का रिश्ता आसानी से भुला दिया जाता है। जब जेठानी बनकर अपनी छोटी बहन पर हुक्म चलाने का मौका मिल जाता है। निहारिका मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, मायके में सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रहने वाली मेरी बहन आज बर्तनों के साथ साथ अपनी पुरानी तकदीर भी धो रही है। पहले मुझे पढ़ाई ना करने के लिए डांट सुननी पड़ती थी और अब मैं अपनी बहन को जेठानी बनकर हर बात पर डांटूंगी, जिससे वह भी महसूस करे कि बात बात पर बेइज्जत होना कैसा लगता है। रागिनी को उसकी सास सीमा देवी अपने पास बुलाकर कहती है, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें शगुन में सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन निहारिका ने बताया कि मैंने तो उसे शगुन में चांदी के सिक्के दिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भी चांदी के सिक्के ही मंगवाए हैं। तो वह सिक्के निहारिका से ले लेना। और हाँ देखो, मुझे पता है कि निहारिका तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन तुम उससे थोड़ा होशियार रहना। वह बहुत तेज है और तुम्हें डांट कर अपना काम निकलवा सकती है। सीमा जी भी अपने समय में जेठानी और देवरानी की समस्या से जूझ चुकी थी, इसीलिए उसने फूट डालो और राज करो वाली युक्ति अपनाते हुए निहारिका को भी यही सलाह दी। देखो निहारिका, बेशक रागिनी तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन तुम उससे थोड़ा संभल कर बात करना, क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुम पर अपने पढ़े लिखी होने का रोब झाड़ सकती है। निहारिका को यह बात पहले से पता थी कि उनकी मौसी रागिनी को अपनी बेटी के समान प्यार करती थी और उन्होंने रागिनी के लिए सोने के गहने बनाए थे, जिसमें एक हीरे का हार, हीरे के झुमके और सोने की चैन भी थी। उनकी मौसी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रागिनी को अपनी बेटी मानते हुए उसकी शादी का सारा खर्च भी खुद ही उठा लिया था। निहारिका और रागिनी के पिता रमाकांत जी एक अध्यापक थे। उनकी मां अनीता जी एक व्यवहार कुशल महिला थी, जो बहुत दक्षता के साथ अपने पति की सीमित आय में घर का खर्चा और परिवार में विवाह आदि के अवसर पर लेन देन संभाला करती थी। जब अनीता जी की बहन संगीता जी ने रमाकांत जी और अनीता जी से कहा कि वह रागिनी को अपनी बेटी के रूप में देखती है, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं हो सकती थी। संगीता बचपन से ही हठी स्वभाव की थी और इसी कारण से उसने पहले 40 वर्ष तक कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद अपनी पसंद के लड़के सोमनाथ से विवाह करने का फैसला कर लिया। जब संगीता 50 वर्ष की हुई तो संगीता और सोमनाथ ने अपनी खुद की संतान की चाहत त्यागने के बाद रागिनी को ही अपनी बेटी मानते हुए उसकी शिक्षा, विवाह और कन्यादान का फैसला भी खुद करने का फैसला कर लिया। रमाकांत जी के ऊपर गांव में अपने बूढ़े माता पिता की भी जिम्मेदारी थी। गांव का मकान हर बरसात में टूट जाता था, उसकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्च होता था। रमाकांत जी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पाते थे। उनकी साली संगीता अपने जीजा जी से अपने विवाह से पहले अक्सर यही कहती रहती थी कि जीजा जी आप मेरा कहना मान लीजिए और अनीता दीदी को आगे पढ़ने दीजिए।
अगर वह एमए और बीएड कर लेगी तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी और आगे महंगाई या किसी भी प्रकार की महामारी के प्रकोप से बचने के लिए आपके हाथ में पैसे होने बहुत जरूरी है। रमाकांत जी ने जाते जाते बस इतना ही कहा, पहले तुम अपनी दीदी से इस विषय में एक बार बात करके देख लो। जब संगीता ने वही बात अपनी अनीता दीदी से कही तो अनीता ने गुस्से में कहा, अब हमें तुमसे अपने जीवन के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे मेरे गौन बन के को देखकर पसंद किया था, कागज की डिग्री को देखकर नहीं। तुम सांवली थी इसीलिए तुम मास्टरनी जैसी बातें करती है कि अनीता पढ़ ले, अभी माँ बनने के बारे में मत सोचना, यह तुम्हारे भले के लिए ही मैं बोल रही हूँ। अब बताओ, तुम 30 वर्ष की हो गई हो, अभी भी तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर तुम कब माँ बनोगी? मेरा तो यही सपना है कि मैं जल्दी ही अपनी गोद में एक नन्ही सी गुड़िया को खिलाऊं। संगीता ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आपको माँ बनने की इतनी ही चाह है तो पहले उसके भविष्य को सुनिश्चित कर लीजिए, नहीं तो फिर उसे कॉलेज भेजने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लिख कर उसे इस दुनिया में लाएगी तो उसका खर्च मैं उठाऊंगी, यह मेरा आपसे वादा है। अनीता ने संगीता की बात ना मानने का फैसला किया और निहारिका को जन्म दिया, लेकिन छोटे बच्चे के खिलौने से लेकर दूध तक के खर्चों से परेशान होकर अनीता ने रागिनी के जन्म से पहले ही बीएड कर लिया और कुछ समय तक अध्यापिका बनकर नौकरी करी। कुछ समय बाद रागिनी का जन्म हुआ और संगीता ने इस बार रागिनी का सारा खर्च उठाते हुए अपना वादा निभाया। निहारिका को हमेशा इसी बात का मलाल था कि उसकी मौसी हमेशा रागिनी को ही प्यार करती थी। वह बचपन से ही इस बात से परेशान थी कि बड़ी बेटी होने के बावजूद उसके पास ना तो कभी महंगे कपड़े होते थे और ना ही खिलौने। वह जब भी अपने पिता रमाकांत जी से पैसे के लिए जिद करती तो उसके पिता उसे यही कहते कि उन्हें गांव में अपने चाचा की बेटियों की शादी करनी है या फिर उन्हें गांव में पूरे गांव के लिए कार्यक्रम करना है और जिसके लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और इसी कारणवश वह उसे पैसे देने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। कभी कभी रागिनी अपनी बड़ी बहन के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर मन ही मन दुखी हो जाती थी और अपने बचाए हुए पैसे अपनी दीदी को दे देती थी। उस समय निहारिका अपनी छोटी बहन से पैसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाकर अपना जन्मदिन मनाती थी और अपनी छोटी बहन के लिए संतरे वाली टॉफियाँ और मोती की माला लेकर आती थी। उसके बाद जब भी निहारिका को पैसे चाहिए होते थे तो वह रागिनी से कहती थी और रागिनी अपनी मौसी से पैसे लेकर अपनी बड़ी बहन को दे देती थी। दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब निहारिका 23 वर्ष की हुई तो उसके घर पर शहर के सबसे अमीर खानदान से विवाह का प्रस्ताव आया। वह बहुत खुश थी और बार बार खुद को शीशे में देखकर खुश हो रही थी। 19 वर्ष की रागिनी अपनी दीदी की नज़र उतार रही थी तो अनीता जी तो मानो उसे एक से बढ़कर एक गहनों से लाद रही थी। जैसे ही निहारिका साड़ी पहने हुए नीचे उतरी तो राम प्रसाद जी, उनकी पत्नी सीमा देवी और उनके 2 बेटे सागर और आलोक ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। राम प्रसाद जी ने रमाकांत जी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सागर आपकी बेटी रागिनी से अकेले में बात कर ले, जिससे उसे सागर के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति ना हो। निहारिका पर्दे के पीछे छिपकर यह सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब उसने अपनी बड़ी बहन को अपने आंसुओं को पोंछते हुए छत पर जाते देखा तो वह समझ गई कि उन दोनों बहनों के बीच में एक ऐसी खाई बन गई है जिसे भरने में शायद कई जन्म कम पड़ जाए। वह दौड़ती हुई अपनी दीदी के पीछे भागती हुई गई, जो छत से नीचे कूदने के लिए छज्जे पर खड़ी थी। रागिनी ने कहा, दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सागर से इस तरह से बात करूँगी
कि वह मेरी जगह आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। निहारिका को अपनी भोली बहन की बात सुनकर हंसी आ गई। वह बोली, तू सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह दीदी, आत्महत्या तुम करने वाली हो और मुझे बेवकूफ़ बोल रही हो। निहारिका नीचे उतरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम अभी तक पति नाम के प्राणी को जानती नहीं हो। वह तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि गोरे रंग और सुंदरता पर रीझ कर तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम अपना सर्वस्व भी निछावर कर दोगी तो भी वह कभी खुश नहीं होगा और हर दिन यही कहेगा कि पता नहीं क्यों मेरे परिवार के लोग तुमसे खुश नहीं है। और यदि तुम उसे अपने से कम महत्व दोगी तो वह तुम्हें खुश करने के लिए अपने परिवार तक से मुंह फेर लेगा और फिर उसके परिवार के लोग तुम्हें अलग अलग नाम और तमगे देकर पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में अपनी अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। रागिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, दीदी, आपको तो दुनिया की अच्छी परख है। अगर आप भी मेरे साथ उसी घर की बहू बनकर आ जाओ तो कितना अच्छा होगा। निहारिका ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, तुम सागर से कहकर उनके बड़े भाई आलोक के साथ मेरा रिश्ता करवा दो, फिर मैं तुम्हारी जेठानी बन जाऊंगी। लेकिन याद रखना, ससुराल में मुझे तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने पड़े तो परेशान होने की बजाय यह सोचना कि ससुराल में टिकना है तो सास के साथ मिलकर दूसरी बहू के खिलाफ बोलना आवश्यक है, वरना वहाँ से हम दोनों को ही निकालने में वह लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तुम समझ गई ना, हम एक गरीब परिवार से हैं और एक अमीर परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए एक बहू को अपनी खुशियों की बलि तो देनी ही होगी। रागिनी ने आंखों में आंसू लेकर अपनी बड़ी बहन निहारिका की बात तो मान ली, लेकिन उसे मन ही मन ये चिंता सता रही थी कि कहीं तेज तर्रार जेठानी का नाटक करते करते उसकी बड़ी बहन निहारिका सच में पुरानी पिक्चरों की तरह खलनायिका का पात्र निभाते निभाते एक खतरनाक जेठानी बनकर अपनी सास के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र न रचने लगे। वह सागर से मिलने भारी मन से जाती है। सागर उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठा हुआ था। वह जैसे ही सागर के पास बैठी तो उसके होने वाले पति ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जब से तुम्हें देखा है अपनी दीदी के साथ गोलगप्पे खाते हुए, तब से मन में एक ही ख्याल आता था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊं। मैं तुम्हें मन ही मन में अपनी पत्नी मान चुका हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरी दीदी की शादी अपने बड़े भाई के साथ तय करनी होगी, क्योंकि बड़े भाई बहनों की शादी पहले होनी चाहिए। सागर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं अपने माता पिता से इजाज़त लेकर अपने बड़े भाई आलोक से कहता हूँ कि वह एक बार आपकी दीदी निहारिका से मिल ले। सागर निहारिका और आलोक के मिलने का प्रबंध करने के बाद रागिनी के पास बैठ जाता है और कहता है, और कोई आदेश? जी, मैं रोज रोज साड़ी नहीं पहनूंगी। आप हमारे परिवार से कोई दहेज नहीं लेंगे। हमारा विवाह बिल्कुल सादगी के साथ होना चाहिए। मैं विवाह के बाद भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ूंगी और किसी भी तरह का न्याय अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर चुप नहीं रहूंगी। रागिनी ने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट सागर को बताई तो सागर ने सारी बातें मानते हुए कहा, मुझे सारी बातें मंजूर है। अब तो मुझे कोई गाना सुना दो। ठीक है, तो सुनो। दोनों ने एक दूसरे को गाना सुनाया। थोड़ी देर के बाद, अब आप चले जाइए, नहीं तो मुझे ही जाना होगा। अगर आज ही मन भर जाएगा तो फिर कल मिलने का क्या बहाना होगा। सागर ने रागिनी के माथे को चूमते हुए कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। रागिनी सागर को जाते हुए देखती रही कि तभी वहाँ निहारिका आ गई और कहने लगी, तुम्हें पता है कि आलोक जी ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा दीदी? रागिनी ने अनमने ढंग से पूछा तो निहारिका ने उससे कहा, वह कह रहे थे कि उन्हें गाय जैसी नहीं शेरनी जैसी पत्नी चाहिए।
जो किसी के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में समर्थ हो। दीदी, आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि आप तो पहले से ही शेरनी है? रागिनी ने हंसते हुए कहा तो निहारिका भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अनीता जी को अपनी बेटियों की हंसी सुनाई दी तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की बरसात होने लगी। तभी वहां पर रमाकांत जी आ जाते हैं और अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछते हैं। अनीता जी कुछ कह पाती इससे पहले ही वहां संगीता जी और सोमनाथ जी पहुंच जाते हैं और संगीता अपने जीजा जी रमाकांत जी से कहती हैं, जीजा जी, आप दीदी के दिल का दर्द कभी समझ ही नहीं पाते हो। वह अपनी बेटी निहारिका की बात पक्की होने से भावुक हो गई है, क्योंकि अब निहारिका इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। अनीता जी ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, मेरी बेटी निहारिका बहुत समझदार है। देख लेना, जैसे उसने अपनी जड़ें अपनी ससुराल में अभी से बिछानी शुरू कर दी है। मुझे तो लगता है कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उसके सास ससुर उसी के हाथों से खाना खाएंगे। रमाकांत जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, संगीता सिर्फ निहारिका ही नहीं बल्कि रागिनी का भी रिश्ता उसी घर में उनके छोटे बेटे के साथ तय हुआ है। तुम सिर्फ निहारिका की बात क्यों कर रही हो, यह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जीजा जी, आप इतना भी नहीं समझते कि रागिनी आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह पढ़ी लिखी और समझदार होने के नाते अपनी ससुराल में अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करेगी। निहारिका तो अपनी जन्मदायिनी माँ पर गई है। उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक देखना पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि वह भी ससुराल में राजनीति ही करेगी। जहाँ तक रागिनी का सवाल है तो वह बेशक दीदी को अपनी माँ मानती है, लेकिन वह असल में हर लिहाज से मुझ पर गई है। रागिनी को घरेलू कामों में समय बिताना पसंद नहीं है, लेकिन निहारिका को पूरा दिन धारावाहिक देखने के लिए कह दो तो वह झट से मान जाएगी। मैं तो रागिनी को सोने की गिन्नियों का हार बना कर दूंगी उसकी शादी में। और हाँ दीदी, देख लेना, चाहे निहारिका कितनी भी जड़ें क्यों ना फैलाए, लेकिन शाखाओं पर फल और फूल मेरी रागिनी की किस्मत और कोशिशों से ही लगेंगे, देख लेना। निहारिका और रागिनी सारी बातें सुन रही थी और निहारिका की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, संगीता मौसी, आप मेरी भी मौसी हो और आपने आज मेरी माँ को जितना दुखी किया है उसका बदला मैं आपकी मुंह बोली बेटी रागिनी से लेकर रहूंगी। जितना घमंड उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर है, वह उससे ससुराल के बर्तन और कपड़े धुलवाकर एक दिन मैं जरूर तोड़ूंगी। मौसी को लगता है कि धारावाहिक देखकर मैं और माँ अपना समय बर्बाद करती है, लेकिन सच तो यह है कि माँ मुझे धारावाहिक दिखाकर लोगों को अपने वश में करने की कला सिखाती है। मुझे पता है कि मुझे वह सोने की गिन्नियों का हार रागिनी से कैसे छीनना है। आखिर सच कहा है किसी ने कि अगर सामने वाला प्यार से कुछ ना दे तो छीनने में ही समझदारी है। रागिनी को वह दिन याद आता है जब निहारिका ने उसकी शादी के दिन पूरा घर सर पे उठा लिया था। वह अपनी माँ अनीता जी से रोते रोते कह रही थी, मुझे आज तक रागिनी से इस घर में कम आंका जाता है। बार बार रागिनी को ही बेहतर कहकर आप सभी ने मेरे मन में अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या और कुंठा के भाव को जन्म दिया है। आज मैं उस अपमान का बदला लेकर ही इस घर से विदा होना चाहती हूँ। आप मुझे रागिनी के सारे गहने दे दीजिए और मैं उसकी शादी के पहले वह गहने वापस उसे पहना दूंगी, जिससे मुझे इस बात की संतुष्टि रहे कि मैंने वह गहने पहले पहने थे और फिर वह गहने अपनी देवरानी को देकर सभी के सामने बड़ी बन जाऊंगी। अनीता जी रागिनी को समझा बुझाकर उसके लिए बनाए गए गहने अपनी बड़ी बेटी को दे देती है और निहारिका मन ही मन खुश होने लगती है और अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद यह सारे गहने रागिनी को वापस दे देती है और रागिनी की शादी के बाद मुंह दिखाई के समय सबके सामने वह रागिनी की नथ खींचकर निकाल देती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन निहारिका उससे कहती है,
मेरे सारे गहने इसी वक्त मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि शादी के समय मेरे गहने पहनकर तुमने सभी से जो वाहवाही बटोरी थी वह सब मेरी बदौलत ही संभव हो पाया, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इन गहनों को हाथ भी लगा सको। बहन बनकर जो तुमने मेरे सरल हृदय का फायदा उठाया है वह अब देवरानी बनकर नहीं उठा पाओगी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मौसी थी, लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, समझी। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सागर उसी समय जोहरी से नथ और गहने खरीद कर ले आया और रागनी को देने लगा, तो निहारिका ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इसे गहनों से ज़्यादा किताबें पसंद है, रद्दी की दुकान से कुछ पुरानी फटी हुई किताबें ले आता तो यह खुश हो जाती। एक काम करो, ये गहने सासू माँ को दे दो, आखिर बेटे की संपत्ति पर माँ का पहला हक जो होता है। सीमा देवी के मन में भी लोभ आ गया इतने सारे गहने देखकर, लेकिन सागर ने वह गहने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, मेरी माँ को मेरे पिता ने सारा धन दिया है और वह उससे ढेर सारे गहने खरीद सकती है, इसीलिए आज रागनी का आपने सबके सामने उसकी नथ खींचकर जो अपमान किया है उसके बदले में यह गहने तो कुछ भी नहीं है। एक पति होकर भी मैं अपनी पत्नी को अपनी भाभी से अपमानित होने से रोक नहीं पाया। इस बात का मुझे जीवन के आखिरी क्षण तक अफसोस होगा, परंतु अब मैं अपनी पत्नी को किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने दूंगा। रागनी के माता पिता उसे ढांढस देते हुए समझाते हैं कि चाहे उसकी बड़ी बहन जेठानी बनकर उससे नफरत करने लगी है, लेकिन उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम सागर पति बनकर भी उसे पहले की तरह ही दिल से चाहता है और उसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता है। शाम को जब रागिनी तैयार हो रही थी तो सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठ जाती है और उससे कहती है, आज सागर जी ने जिस प्रकार आपकी तरफ से पूरे परिवार से लड़ाई करके आपको आपका हक दिलाया है वह काबिले तारीफ है। आज तो आपको भी सागर जी को कोई खास तोहफा देना पड़ेगा। रागिनी तोहफे का नाम सुनकर घबरा जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है, तोहफा? मैं तो कोई तोहफा नहीं लाई उनके लिए, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सारी सहेलियां हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे तुम क्या इतनी सी बात भी नहीं समझती कि तुम सागर जी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हो। तभी वहाँ पर सीमा जी आ जाती है और सभी को जाने के लिए कहती है। रागिनी से कहती है, बहू देखो, अब तुम भी अपने कपड़े बदल लो और हाँ, ये सारे गहने संभाल कर रखना। अगर तुम चाहो तो यह गहने मेरी तिजोरी में रख सकती हो। निहारिका के गहने तो उसी के पास है। मुझे तो तुम्हारी बहन बहुत चालाक लगती है। तुमने देखा नहीं किस तरह उसने तुम्हारी नथ खींचकर तुम्हारी नाक से खून निकाल दिया। न जाने आजकल की लड़कियां कैसे संस्कार लेकर आती है अपने घर से। मुझे तो उसकी हरकतें देखकर कभी कभी यकीन ही नहीं होता है कि वह तुम्हारी सगी बहन है। माँ जी, मैं मानती हूँ कि निहारिका दीदी के अंदर थोड़ा बचपना है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, वे ये सब हमारी मौसी को दिखाने के लिए करती है, वरना उनसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझता है। वह ठीक ही कह रही थी कि मुझे गहनों से ज़्यादा किताबें पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे शादी से पहले नौकरी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सागर जी के कहने पर पहले शादी करने का फैसला लिया। आप तो जानती हो कि मेरे माता पिता बहुत गरीब है। पहले मौसी थोड़ा बहुत मदद कर देती थी, लेकिन जब से निहारिका ने मेरे जेवर छीनकर ले लिए थे तब से मौसी मेरे माता पिता से नाराज है। मेरा भाई या बहन भी नहीं है जो मेरे माता पिता को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी वजह से निहारिका ने मुझे सागर जी से शादी करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था
कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करके अपने माता पिता का सहारा बन सकती हूँ। सीमा देवी को रागिनी की यह बात पसंद नहीं आई और वह कहने लगी, इसमें दोष तुम्हारे माता पिता की किस्मत का है। अगर उनके 2 बेटे होते तो आज तुम्हें और निहारिका को इतनी परेशानी नहीं होती। रागिनी पूरे आत्मविश्वास से अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर सारी दुनिया में बेटे ही जन्म लेंगे तो फिर उन बेटों की बहनें, बुआ और एक समय बाद पत्नियाँ और माँ भी नहीं होगी और यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक रणभूमि बनकर रह जाएगी। फिर अगला युद्ध पैसों के बदले पत्नियों के लिए लड़ा जाएगा। अगर हर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी और नौकरी करेगी तो वह अपने माता पिता का खुद ख्याल रखने में सक्षम होगी। जैसे एक बेटा अपने माता पिता का नौकरी करके ख्याल रखता है, ठीक वैसे ही अगर हर लड़की ससुराल के लोगों की दिल से सेवा करते हुए अपने माता पिता का भी ख्याल रखने लगे और दामाद भी अपने सास ससुर का अपने माता पिता के समान ध्यान रखने लगे तो फिर इस दुनिया में सभी लोग बेटे और बेटी के बीच में फर्क करना छोड़ देंगे। मैंने ठीक कहा ना माँ जी। सीमा देवी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि यह सब किताबी बातें हैं। हम लोग शादी के बाद माता पिता की मदद करना तो दूर, उन्हें देखने तक के लिए तरस जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के अंतिम क्षणों में जब वह मेरा नाम पुकार रही थी और उसकी आंखें अपनी सीमा को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते पथरा गई थी, ठीक उसी समय उनकी सीमा को उसकी सास और जेठानी डंडे से पीट रही थी। जब जेठानी के डंडे ने उनकी बेटी सीमा के सर पर चोट लग गई तो उसे मरने के लिए सरकारी अस्पताल के बाहर छोड़कर आ गए और उसके पति को फ़ोन करके कह दिया कि सीमा सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और अब उसके बचने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए वह किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर ले। जब सीमा की मां अस्पताल में मौजूद जयराम के कानों में कहती है, मैंने तुम्हारे सीमा के प्रति सच्चे प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। आज मेरी सीमा अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ी हुई है, हो सके तो उसकी जान बचा लो। सीमा की मां की आत्मा अपनी बेटी के पास जाकर उसे ढांढस बंधा रही थी कि तभी डॉक्टर जयराम वापस आते हैं और सीमा को एडमिट करके उसका इलाज करते हैं। वह बाद में उसी लड़की से विवाह के मंडप पर जाकर विवाह करते हैं जिससे सीमा की सास अपने बेटे राम प्रसाद का विवाह करना चाहती थी। जयराम ने अपने सच्चे प्यार का प्रमाण उसे छीनकर नहीं बल्कि उसे उसके पति से वापस मिला कर दिया था। सीमा जी को एहसास होता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है और उससे कह रही है, तुम्हारी बहू रागिनी वाकई में बहुत समझदार है। सीमा अपनी माँ के होने के आभास को महसूस करती है और उनके अदृश्य पैरों को छूकर कहती है, आपने जीवन भर और उसके बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम। आप मेरी सच्ची प्रेरणा हो माँ। सीमा जी को एहसास होता है कि जैसे कोई उनके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा हो। रागिनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वहाँ पर निहारिका अपनी सहेलियों के साथ वहाँ रागिनी से मिलने आती है। वह सोने के कंगन रागिनी को देते हुए कहती है, देखो रागिनी, यह कंगन तुम्हारी जेठानी की तरफ से तुम्हारे लिए है, साथ ही यह मिठाई का डिब्बा रख लो, बाद में तुम दोनों खा लेना। रागिनी कंगन वापस अपनी दीदी को देते हुए कहती है, आप यह कंगन अपने पास रख लीजिए, अपनी देवरानी की तरफ से तोहफा समझकर, और हाँ, मिठाई भी आप ही खा लीजिए क्योंकि मैंने अभी अभी दांत साफ किए हैं और वैसे भी रात को मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती हूँ। निहारिका समझ गई कि रागिनी उससे बहुत नाराज है। वह रागिनी को सुनाते हुए अपनी सहेलियों से कहती है,
आलोक जी की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें मेरी जैसी सुशील और कुशल पत्नी के साथ साथ व्यवहार कुशल जीवन संगनी मिल गई, वरना उन्हें भी मेरे देवर की तरह एक नकचढ़ी और जरूरत से ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती। अब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने इस घर में सभी लोगों को खाना बनाकर सज धज कर खुश कर दिया था, लेकिन मेरी भोली बहन को तो किसी और को खुश करना तो दूर बल्कि खुद भी खुश रहना नहीं आता है। दीदी, खुश रह करने के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जिसमें सभी की भलाई है। अगर मैं सबके हित को ध्यान में रखकर हर काम करूँगी तो कभी ना कभी सभी लोग मेरा साथ जरूर देंगे। तभी वहाँ पर सागर आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको माँ कब से ढूंढ रही है। निहारिका मिठाई सागर को पकड़ाते हुए कहती है, देवर जी, आपकी पढ़ी लिखी पत्नी का भाषण सुन रही थी। सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपकी पत्नी की जगह एक चलता फिरता हुआ कंप्यूटर दिया है मेरे माता पिता ने, जिसमें ना तो कोई भावना है और ना ही कोई हसरत। सागर भी निहारिका से हंसते हुए कहता है, भाभी, मुझे भी भैया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है जब वह कहते हैं कि उन्हें पत्नी की जगह एक चलता फिरता टेलीविज़न सेट मिला है जिसमें एक के बाद एक साड़ी, जेवर और सास बहू की साजिशों से सजे हुए धारावाहिक चलते मिलते हैं। निहारिका मुंह बनाते हुए अपने पैर पटकते हुए अपनी सभी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि देवर जी, इसका जवाब मैं आपके भैया की खबर लेने के बाद दूंगी। अभी यह बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात याद रखना। रागिनी पुरानी बातें याद करते हुए प्याज काट रही थी और साथ में आंखों में आंसू आ रहे थे। निहारिका ने उसे ताने मारने के लहजे में कहा, यह तुम्हारा मायका नहीं है कि तुम्हारे आंसू पोंछने तुम्हारे परिवार के लोग दौड़े दौड़े आएंगे और तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे। जल्दी जल्दी प्याज काटो, अभी रात का डिनर भी बनाना है। मैं जा रही हूँ बेडरूम में पावर नैप। अगर मैं शाम को पावर नैप नहीं लूँगी तो मेरी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। और हाँ, मुझे कल से सुबह उठकर नींबू को गुनगुने पानी में निचोड़कर और उसमें शहद मिलाकर देना। मुझे अपनी फिगर भी तो मेंटेन करनी है। आई बात समझ में? रागिनी का मन हुआ कि अपनी जेठानी यानी बड़ी दीदी से कहे, देखो दीदी, आप जो पावर नैप के बहाने अपने कमरे में रसगुल्ले खाती हो और फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करती हो कि देखो आज मैं एक नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ, फिर सभी सहेलियों को कहती हो कि आपकी साड़ी की तारीफ करने के लिए, उसके बाद हमारी संगीता मौसी आपके पोस्ट पर कमेंट करती है कि वह साड़ी तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाई थी। इसके बाद आप अपना फ़ोन चार्ज पर लगाकर सो जाती है। जब मैं रात के डिनर में मटर पनीर, दाल मखनी और शाही पुलाव बनाने के बाद रोटी सेकना शुरू करती हूँ तो आखिर में 4 रोटियाँ बनाकर आप बिना किचन स्लैब साफ करके और आटा बिखेर कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और अपनी बनाई हुई जली हुई रोटियाँ मेरी थाली में रख देती हो। आप रोज़ ढेर सारा आटा किचन स्लैब पर बिखेर देती हो और जब मैं उस आटे को चिड़िया के लिए अलग रखती हूँ तो आप कहती हो कि इस आटे से तुम अपने लिए रोटी क्यों नहीं बनाती हो। उस समय मन तो करता है कि आपके मुंह में भूत झोलकिया वाली मिर्च या फिर हेले पीनो वाली मिर्च डाल दूं और फिर आपको पीने के लिए पानी भी न दूं, ताकि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाए कि कभी भी अपनी देवरानी के ऊपर सास को दिखाने के लिए दोष नहीं जमानी चाहिए, क्योंकि सास कुछ समय तक आपको उकसाकर तमाशा देखकर खुश हो सकती है, लेकिन जो घबराहट आपकी अपनी देवरानी के मन में अपने लिए ससुराल के अंदर खुद को बेहतर साबित करने के लिए घोल रही है,
वह आपको जिंदगी भर कोई तकलीफ दे सकती है। रागिनी याद करती है कि वह पल सागर ने पहली बार उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों के व्यवहार को देखकर थोड़ा डरता हूँ। कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। रागिनी अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ देती है और सागर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, अगर हाथ छोड़ना ही होता तो पकड़ती क्यों? आपको तो यह पता है कि मैं किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं दिल की भी किताबें पढ़ लेती हूँ। जैसे इस वक्त आपके दिल में एक तूफान उठ रहा है और वह तूफान सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की शांत कर सकती है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। रागिनी ने पुरानी बातें याद करते हुए भारी मन से सारे काम निपटाए। तभी उसके फ़ोन पर उसकी सहेली आकांक्षा का फ़ोन आ गया। हेलो रागिनी, कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं, मैं तो यहाँ अपनी जेठानी से परेशान हूँ। अरे तो एक काम कर, अपने हाथ में चोट का बहाना कर ले और साथ में पैर की मोच का। फिर देखना कैसे तुम्हारी जेठानी सारे काम करने लगती है। वह तो ठीक है, लेकिन मेरी जेठानी मेरी बड़ी बहन है, उनसे काम करवाने से मुझे पाप लग सकता है। और फिर इस हफ्ते हमारे घर पर किटी पार्टी भी है। देखो, जो गलत करता है उसे उसका पछतावा तभी होगा जब वह दिल से महसूस करेगा कि उसने गलत किया है। दूसरी बात, अगर वह इस बात को भूल गई कि तुम उनकी देवरानी से पहले छोटी बहन हो, तो फिर तुम इस रिश्ते को क्यों निभा रही हो? हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो ठीक है, फिर ऑपरेशन जिठानी की शिकस्त शुरू। चल, ऑल द बेस्ट, बाय। फ़ोन रख, फिर मैं फ़ोन करूँगी। रागिनी हमेशा यही सोचती थी कि आखिर आकांक्षा उसे पहले फ़ोन काटने के लिए क्यों कहती थी। रागिनी ने अगले दिन पैर की मोच का बहाना बनाकर आराम करने की सोची तो निहारिका ने पिकनिक का प्लान बना लिया। रागिनी ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आपने पिकनिक का प्लान बनाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा भी मन कर रहा है पिकनिक पर जाने का, लेकिन मेरे पैर पर मोच आ गई है और इसीलिए मैं पिकनिक पर घर में ही रहने के लिए मजबूर हूँ। निहारिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल की लड़कियां सच में बहुत बेशर्म होती जा रही है। अब देखिए ना, ये चाहती है कि सागर इसका ख्याल रखे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये इसकी सोची समझी चाल भी हो सकती है देवर जी को अपने वश में करने की। सीमा जी ने निहारिका को समझाते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो और रागिनी जानबूझकर पैर की मोच का बहाना बना रही हो। मेरी एक बात याद रखना कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। रागिनी मन ही मन सोचने लगी, माँ जी, आपने दीदी की बात मान ली और मेरी सोच को छोटा साबित कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि सोच तो दीदी की छोटी है। तभी तो वह हमेशा अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देती। अगले दिन घर के सभी लोग पिकनिक पर चले जाते हैं और रागिनी को घर पर अकेला छोड़ देते हैं। वह मन ही मन सागर को याद करते हुए आंखों से आंसुओं की बरसात कर रही थी, और दूसरी तरफ सागर भी परिवार के सदस्यों का मन रखने के लिए पिकनिक पर आ तो गया था, लेकिन उसका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। घर के सभी लोग पिकनिक में आंख मिचोली और खो खो खेलने में व्यस्त थे। वहीं रागिनी घर में अकेले अकेले बोर हो रही थी कि तभी सागर ने अचानक से घर आकर उसे सरप्राइज दे दिया। रागिनी खुश होकर सागर का स्वागत करते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हो।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा हमसफ़र मिला। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहे। तुम मेरी जीवन संगनी हो और अपनी जीवन संगनी का ध्यान तो मुझे रखना ही चाहिए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी वक्त तय कर लिया था कि अगर ज़िंदगी बितानी है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। सागर ने उसके पैर पर बाम लगाते हुए कहा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मेरा मन तो वहाँ लग ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं पेट दर्द का बहाना करके वापस चला आया। क्यों, ठीक किया ना मैंने? रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर आप मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आखिर मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने बेकार में ही पैर में मोच लगा दी, वरना आज मैं भी आपके साथ कुछ यादगार पल बिता पाती। सागर ने जल्दी से भेलपूरी और गोलगप्पे का ऑर्डर दिया और रागिनी से कहा, देखो हमारा ऑर्डर आने वाला है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगा। सागर ने अपना वादा निभाया और गोलगप्पे खाते हुए अपनी और रागिनी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। रागिनी ने गोलगप्पे खाने के बाद एक कविता सुनाई। यह गोलगप्पे हमेशा हमारी ज़िंदगी में खट्टी मीठी यादों की तरह समा जाए। मैं आपको शादी के 50 वर्ष के बाद भी अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊं और आप मुझे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाएं। कभी कभी तीखी चटनी जैसी बातें जब भी मेरे जीवन में मेरी आंखों में आंसू ले आए। आप मीठी पूरी जैसी मीठी चटनी में डूबी पापड़ी जैसी प्यार भरी कविताएं लिखकर मुझे सुनाए। सागर और रागिनी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और यही बात सीमा जी को अखर रही थी। एक दिन रागिनी रसोई घर में रोटियां बना रही थी कि उसे याद आया कि रोटी का डब्बा तो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है और उसे वह चाहिए था रोटी रखने के लिए। इसीलिए उसने अपनी सास को कहा, माँ जी आप वह रोटी का डब्बा दे दीजिए, मुझे रोटियां सेक कर उसके अंदर रखनी है। सास ने चारों तरफ नजरें घुमाई और देखा कि सागर और निहारिका भी वहीं पर मौजूद है तो वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अब तो मुझे ऑर्डर देगी? मैं तेरी सास हूँ, तेरी गरीब माँ नहीं समझी? तू खुद को समझती क्या है? रेशम के कपड़े पर टाट का पेबंद है तू। मेरे बेटे के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन न जाने उसने तुझ में ऐसा क्या देख लिया कि वह तुझे इस घर की बहू बनाकर ले आया। तू सोच भी नहीं सकती कि हम कितने अमीर हैं। तभी तो तुमने अपने गरीब पिता के सिर से 2 बेटियों की शादी का बोझ कम करने के लिए मेरे बेटे से तुम्हारे माता पिता से किसी भी प्रकार का दहेज न लेने की शर्त रखी। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी माँ के पेट से ही छल कपट करना और अमीर खानदान के लड़कों को अपनी अदाओं से काबू करना यह सीख कर आती हो। सागर ने रोटी का डब्बा रागिनी को दे दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रागिनी और उसकी माँ के बीच कहासुनी हो जाए और बात ज़्यादा बिगड़ जाए। रागिनी ने देखा कि निहारिका मुस्कुरा रही है और अपनी सास से कह रही है कि माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही है, यह रागिनी तो सिर्फ अपनी किताबें पढ़ने में ही व्यस्त रहती है। हम दोनों की तरह इसे टीवी सीरियल भी नहीं देखती है। इसे दुनियादारी की भी रत्ती भर समझ नहीं है। रात दिन अपनी ही डायरी में ना जाने क्या क्या लिखती रहती है। मेरी माँ ने ही इसे सर पे चढ़ा रखा था और अब यह आपके सर पर कूदना चाहती है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो खानदानी हीरे का सेट है वह आप मुझे ही देना, क्योंकि यह उसे पहनने के लायक ही नहीं है। रागिनी को यह सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सास से कहा,
मेरी माँ ने मुझे गोलगप्पे खाते हुए लड़कों को देखकर सपना देखना नहीं सिखाया, लेकिन आपके संस्कारों में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तभी आपके बेटे ने मुझे गोलगप्पे खाते हुए देखकर पसंद कर लिया। अगर आप मेरी सास बनकर मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहती हो, तो मैं भी आपको आज के बाद सास ही समझूंगी और आपके मोहल्ले की सम्भ्रांत महिलाओं के सामने आपकी कही गई बातें बताऊंगी और सबकी दया का पात्र बनकर आपको सबकी घृणा और नफरत का पात्र बनते हुए देखकर मन ही मन खुशियां मनाऊंगी। और हाँ, एक और बात, आपके बेटे ने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी। मेरे परिवार ने उनसे किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मेरे माता पिता के बारे में यदि आपने भविष्य में कुछ भी गलत कहा, तो मैं आपको यह वचन देती हूँ कि यदि मैं उन्हीं माता पिता की असली बेटी हूँ, तो मैं आपको उनकी बेइज्जती करने के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं ये बात हमेशा के लिए भूल जाऊँगी कि आप मेरी सास है। आप मेरी सास ही बनी रहिए। भविष्य में सबके सामने मेरी माँ बनने का नाटक ना करें, क्योंकि मुझ जैसी शेरनी की माँ भी एक शेरनी ही हो सकती है, कोई लोमड़ी नहीं। रागनी अपने कमरे में चली जाती है और बिना कुछ खाए रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सागर उससे नाराज हो जाता है और उसे छोड़कर वह अकेला ही घूमने चला जाता है। वहाँ उसे अपना दोस्त अभिनव मिलता है, जो अपनी पत्नी नताशा के साथ हनीमून मनाने आया हुआ था। वह दोनों आपस में बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर सागर मन ही मन सोचता है, कितने खुश लग रहे हैं ये दोनों साथ में। ऐसी पत्नियां ही घर में सुख शांति बनाए रखना जानती होगी, क्योंकि मेरी रागनी को तो चापलूसी और मक्खन लगाना आता ही नहीं है। वह तो बिना सोचे समझे जो उसके मन में आए वह कह देती है। हर बात पर उसकी नाक पर गुस्से पर चश्मा चढ़ा रहता है। पारे की तरह उसका गुस्सा कब सातवें आसमान के पार चला जाता है, उसे यह पता ही नहीं चल पाता है। हाँ, ये बात सही है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले लोग साफ दिल के होते हैं, लेकिन मेरी भोली रागनी को कौन समझाए कि यह कलयुग है और यहाँ दिल और दिमाग से किसी का कोई खास सरोकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ तो लच्छेदार बातें काम आती है और सच के लिफाफे में बड़ी चालाकी से झूठ को परोसा जाता है। सागर अपने इन्हीं ख्यालों में कहीं गुम था कि तभी उसका दोस्त अभिनव अपने दोस्त सागर से कहता है, यार सागर, नताशा के साथ पूरा समय बिताना कोई आसान काम नहीं है। वह अमीर खानदान की इकलौती वारिस है। यही देखकर मेरे माता पिता ने मेरा विवाह के साथ तय कर दिया, लेकिन वह हमेशा दूसरे लोगों की तरह ही कपड़े खरीदना चाहती है, जेवर खरीदना चाहती है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी पहचान महंगे जेवर नहीं है, तो कहती है कि फिर तो उसे महंगा फ़ोन, महंगी कार और हीरो का हार भी खरीदना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि नताशा शादी के बाद कितनी गरीब हो गई है। सच में अमीर लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि उनके गुण और उनके संस्कार ही उनके असली जेवर हैं। अच्छा, यह एक बात बता, तुमने तो अपनी पसंद से शादी करी है और जहाँ तक मैंने सुना है कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, तो क्या वह भी गहने और जेवर की ही हमेशा बातें करती है, या फिर अपने मन के विचार भी तुम्हारे साथ बांटती है? सागर कुछ सोचते हुए कहता है, देख मेरे भाई, कभी कभी मुझे लगता है किसी बुद्धिजीवी ने क्या सोचकर ये शादी विवाह का दस्तूर बनाया होगा। अगर शादी अपनी पसंद से ना करो तो ज़िंदगी भर इसी अफसोस के साथ जीना पड़ता है कि अगर मैं थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद की जीवन संगनी से शादी करता, तो मैं शायद सारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह बिताता। अगर अपनी मर्जी से शादी करूं, तो जब भी पत्नी के साथ झगड़ा हो तो माता पिता यही कहते हैं कि देख लिया, अपनी मर्जी से शादी करके अगर हम ढूंढते तो इससे तो कहीं लाख गुना अच्छी पत्नी ही ढूंढते। कभी कभी तो मेरा उनसे यह पूछने का मन करता है कि उन्होंने तो अपने माता पिता की पसंद से शादी करी थी ना, लेकिन फिर भी उनके बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते ही रहते हैं। अब वे अपनी पसंद अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। आखिर उन्हें अपनी दी हुई परवरिश पर थोड़ा तो यकीन होना ही चाहिए
कि उनके बच्चे उनका दिल नहीं दुखाएंगे। मैंने भी अपनी पसंद से शादी करके मानो दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि मेरी माँ और मेरी भाभी हर बात पर मेरी पत्नी को ही ताने मारती रहती है। हर छोटी बड़ी बात उन्हें चुभती है और उसके गुण तो उन्हें नज़र ही नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी वह कुछ अच्छा बनाती या कोई काम अच्छे से करती है तो उसकी सास और जेठानी अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी से पहले तो शादी का लड्डू खाने के लिए हम सभी तरस रहे थे, आज वही लड्डू लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि शादी का मतलब संघर्ष और कलह कलेश होता है, तो फिर लोग इतना बैंड बाजा बजाकर शादी क्यों करते हैं, जबकि शादी तो चुपचाप करनी चाहिए, है ना, जिससे अगर लड़ाई हो तो किसी को भनक भी ना लगे। लेकिन हमारे यहाँ तो बैंड बजाकर शादी की जाती है, फिर बाद में बर्तन फेंककर और शोर मचाकर झगड़े किए जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं शादी के झंझट में फंस कैसे गया। अभिनव, देख यार, तुमने तो वह पुरानी कहावत सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगर से बैर। अगर तुम्हारी पत्नी को अपनी ससुराल में सुख शांति से रहना है तो फिर सबकी कड़वी बातें तो सहज समझकर ग्रहण करनी पड़ेगी। आखिर तुम कब तक उसे अपनी माँ और भाभी के अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचाते रहोगे? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी गुणी और पढ़ी लिखी है, तो क्या तुम उन्हें स्कूल कॉलेज में यह पाठ नहीं पढ़ाया गया कि जिंदगी में खतरनाक जीवों से अपनी रक्षा किस प्रकार करें? आखिर आत्म रक्षा, आत्म सम्मान की रक्षा और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह गुण तो हर किसी को सीखना ही चाहिए कि जीवन में विपरीत विचारधारा और रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। सागर ने अपने दोस्त से विदा लेते हुए कहा, अगर यह पाठ स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह है कि यह पाठ उसे खुद ही सीखना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ और जाकर अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश करता हूँ। अभिनव उससे कहता है, देख, मेरी एक बात गांठ बांध ले कि तुम्हारी पत्नी को इस समय तुम्हारे साथ की जरूरत है, चाहे वह कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके पास जाकर उसे यह एहसास कराओ कि तुम उसके साथ हो। एक गलती या गलतफहमी से कोई शादी जैसा अटूट रिश्ता नहीं टूट जाता, समझे? सागर अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर के तूफान से निपटने की योजना बनाने लगता है। सागर घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ सीमा जी अपना सूटकेस पैक कर रही है। माँ, आप कहीं जा रही हो? तभी निहारिका और रागिनी हंसते हुए कमरे में आती है और सागर को मिठाई का डिब्बा देकर कहती हैं, आप मुंह मीठा करिए, एक खुशखबरी है। सागर थोड़ा सा परेशान होकर रागिनी की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखता है तो रागिनी शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। सागर मन ही मन कुछ सोचने लगता है कि तभी सीमा जी उससे कहती है, खुशखबरी यह है कि रागिनी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसने कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और आज ही डाक से चिट्ठी आई है कि उसकी नौकरी एक दूसरे शहर में पक्की हो गई है। अब तो मैं भी ठाठ से रहूंगी। जब कमाने वाली बहू हो तो फिर सास का बस यही काम रह जाता है कि वह घर पर आराम करे। निहारिका भी रागिनी के माथे को चूमते हुए कहती है, मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो वह मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देती थी और आगे भी वह मेरी मदद जरूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। रागिनी मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कल तक जो लोग मुझे खरी खोटी सुना रहे थे वही लोग आज मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सच में मनुष्य से बढ़कर स्वार्थी और विचित्र प्राणी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। कल तक जो सास अपनी सास होने पर गर्व महसूस कर रही थी, वही सास आज एक सरकारी नौकरी करने वाली बहू को पाकर खुशी से झूम रही है। कल तक जिस बहन को जेठानी बनकर अत्याचार करने में कोई शर्म और झिझक तक महसूस नहीं हो रही थी, वह आज वही सोच रही है कि मैं नौकरी करके इसकी झोली खुशियों से भर दूं। वाह, क्या दुनिया है और कितने विचित्र यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर जरूरत पड़ने पर किसी के आगे भी
नतमस्तक होने का चलन है और मतलब निकल जाने के बाद यहाँ कोई किसी को पूछता तक नहीं है। यहाँ लोग जब किसी से पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, तो वे यह पता करना चाहते हैं कि उन्हें तुम्हें इतनी इज्जत देनी है। इसीलिए एक बात मेरी मौसी ने मुझे पहले ही समझा दी थी कि अपनी शान व शौकत से ज़्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई और हुनर को निखारने में समय बिताया करो, क्योंकि शान और शौकत से ज़्यादा लोगों को आपकी सफलता से ज़्यादा दिक्कत होती है और वे आपकी सफलता के आधार पर ही आपसे व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुनिया आपको कभी भी आपकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि आपको आपकी कामयाबी के लिए याद रखती है। और तालियां कभी भी मेहनत से काम करने के लिए नहीं बल्कि उससे मिली उपलब्धियों के लिए बजती है। रागिनी दूसरे शहर में नौकरी करने चली जाती है और सागर उसकी याद में एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटता है। रागिनी उसे रोज एक खत लिखती है, लेकिन उसकी बहन उसका खत घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है और जब सागर खत भेजने के लिए कहता है तो वह खत निहारिका आग में जला देती है। सागर को लगता है कि रागिनी अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती। सागर बैठे बैठे रोने लगता है कि तभी निहारिका वहाँ से गुजरी और वह सागर को सांत्वना देते हुए कहती है, परिवार या पैसा दोनों में से एक को ही चुनना किसी चुनौती से कम नहीं है। शायद इसीलिए मेरी बहन ने पैसे को चुनकर परिवार का त्याग कर दिया है। आप परेशान मत हो, आपका ख्याल रखने के लिए मैं जो हूँ। रागिनी की बहन निहारिका, वैसे भी देवर भाभी हो या जीजा साली साहिबा, मेरा आप पर पूरा हक बनता है। आधा भाभी के हिसाब से और आधा साली साहिबा के हिसाब से। क्यों, सही कहा ना मैंने? यह कहकर निहारिका सागर के गले में अपनी बाहों का हाथ डाल देती है। उसे पता था कि आलोक हर रोज सुबह ही घर लौटते थे और उसके सास ससुर भी शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। सागर भी अपनी भाभी को गले लगाकर बहुत रोता है। निहारिका उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया था सागर। अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर फायदा उठाती हूँ। कुछ महीनों बाद निहारिका एक बेटी को जन्म देती है। रागिनी घर वापस आती है, लेकिन छुट्टी में भी निहारिका और उसकी सास सारा काम रागिनी से करवाती है। सागर भी रागिनी से ज़्यादा निहारिका और उसकी नन्ही बेटी के साथ ही समय बिताना पसंद करता है। रागिनी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। रागिनी को सागर का बदला हुआ व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और एक दिन वह सागर से कहती है, आपको क्या हो गया है? आप इतने बदल जाओगे यह तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। इससे अच्छा तो यही है कि मैं वापस लौट जाऊं। जब इस घर में सबको मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों से प्यार है तो ठीक है, मैं सिर्फ पैसे भेज दिया करूंगी। रागिनी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। सागर भी अपने परिवार से साफ साफ शब्दों में कह देता है, मुझे रागिनी के पैसे नहीं चाहिए। आगे से वह जब भी पैसे भेजेगी तो वह उसी के पास वापस भेज दिया जाएंगे। उसे अपने पैसों से कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। उसका यह घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है। शायद वह भूल गई है कि वह एक गरीब परिवार में जन्मी और पली बड़ी है। उसके लिए इतने पैसे बहुत मायने रखते होंगे, लेकिन हम लोग खानदानी रईस है और इससे ज़्यादा पैसे तो अपने घर में काम करने वालों के बच्चों की शादी में ही लगा देते हैं। निहारिका को अपने परिवार के बारे में सागर के विचार सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वह खुश थी कि सागर का रागिनी से मोह भंग हो गया और अब वह पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ गया है। निहारिका बड़े प्यार से सागर को अपने कमरे में ले जाती है और उसके गले लगकर कहती है, देखो अब ज़्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह रागिनी तो बचपन से ही ऐसी है, नकचढ़ी। उसे पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और आता ही कहाँ है। एक पुरुष के ख्वाबों को कैसे पूरा करना है यह उसे क्या पता।
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने आंचल में संभाल कर रखूंगी। मैं तो उसी दिन से तुम्हें चाहने लगी थी जब तुम हमारे घर आए थे। काश तुमने रागिनी के बदले मुझे चुना होता, तो आज तुम्हें रागिनी जैसी पत्नी की पैसों को लेकर खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। सागर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह निहारिका की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और फिर ऐसे ही सो जाता है। निहारिका भी सागर के सर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वह जानती थी कि आलोक को घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी न किसी बहाने से शहर से हमेशा बाहर ही रहा करते थे। उन्हें निहारिका हमेशा बाहर रहने के लिए कहती थी और जब वह आते थे तो उन्हें खाना खाकर जल्दी सोने के लिए कहकर खुद कॉफ़ी पीने के लिए सागर के पास बालकनी में चली जाती थी। वह हमेशा आलोक से कहती थी, तुमसे ज़्यादा तो सागर मेरी बातें सुनता है। वह रोज़ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आता है। निहारिका की गोद में सागर को सिर रखकर सोता देखकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ आलोक भी अपने माता पिता को लेकर पहुँच जाता है और रागिनी से कहता है, तुमने सही समय पर मैसेज करके मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मेरा भाई ना जाने क्या कर बैठता। निहारिका सागर को अपने से दूर धकेलते हुए आलोक की तरफ देखकर कहती है, आलोक जी, मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आपके कहने पर मैंने अपने माता पिता को अपना घर बेचने पर मजबूर कर दिया था, यह कहकर कि उनका कोई बेटा तो है नहीं और रागिनी की भी सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए वह घर बेचकर सारा पैसा मुझे दे दे। उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद वह लोग वृंदावन चले गए। उनका पैसा मैंने आलोक जी को व्यापार करने के लिए दे दिया, लेकिन उनका सारा पैसा डूब गया। आलोक जी, आप मेरी बात का यकीन मानिए कि मैं सच बोल रही हूँ। आलोक सागर को पीटने लगता है और उसे यह कहकर घर से निकाल देता है कि ऐसी घटिया हरकत करने से तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। चल निकल हमारे घर से, और हाँ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारी सारी जायदाद से बेदखल किया जाता है। रागिनी को भी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वह जाते जाते निहारिका से कहती है, तुमने हमारे माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया और एक ना एक दिन तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। निहारिका रागिनी को घर से निकालते हुए कहती है, चल निकल यहाँ से, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। तूने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मेरा नाम निहारिका है, निहारिका, और मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से, परिवार से और शहर से हमेशा हमेशा दूर रहना। रागिनी दुखी मन से वृंदावन चली जाती है। वहाँ कृष्ण मंदिर में वह बैठ जाती है और राधा कृष्ण से कहती है, आप बताइए कि मैं क्या करूं? मेरा पति, मेरी बहन, मेरे माता पिता सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। जिन रिश्तों के लिए मैं घर छोड़कर इतनी दूर चली गई, उन्हीं रिश्तों ने मुझे खुद से दूर कर दिया। आखिर मेरा क्या कसूर है जो मुझे रिश्ते निभाने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है? जब 1 साल पहले मुझे नौकरी मिली थी, मुझे सरकारी नौकरी मिली थी, तो उसी समय मुझे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था। मेरी रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था और मुझे नौकरी मिल गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैंने उसी समय तय किया था कि मैं निहारिका दीदी की संतान को ही अपनी संतान मानकर उसका सारा खर्च उठाऊंगी। जब मैं निहारिका दीदी की बेटी के जन्म पर उनसे मिलने आई तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाने दिया, यह कहकर कि मैं बांझ हूँ और बच्चों को मुझसे दूर रहना चाहिए। उन्हें क्या पता कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और सारे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। रागिनी बांके बिहारी मंदिर जाती है और यमुना नदी के घाट पर बैठ जाती है। तभी रागिनी को एक नन्ही बच्ची यमुना की लहरों में बहती हुई नजर आती है।
वह उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। तभी उसे नदी के करंट का एहसास होता है और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, लेकिन वह बच्ची को नहीं छोड़ती। तभी कोई नदी में कूदकर उसे किनारे ले आता है और उसके हाथों में बच्ची को देखकर सोचता है कि शायद वह बच्ची को लेकर आत्महत्या के इरादे से नदी में कूदी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था कि तभी जोर से एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है और रागिनी की आंखों के आगे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। वह उस थप्पड़ को पहचानती थी। उसके कानों में वह जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है जो कह रही थी, बच्चे को पालना नहीं आता तो पैदा करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। रागिनी को याद आता है कि जब बचपन में उसने निहारिका दीदी को तू निकल हमारे घर से कहा था, तो उसके पिता का जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर आकर पड़ा था और उनकी आवाज़ उसके कानों में शीशे की तरह उतर गई थी जब उन्होंने कहा था, जब तुम्हें अपनी दीदी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो फिर तुम्हें जन्म देकर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अच्छा होता कि तुम्हारे होने के बाद जब तुम यमुना नदी में बह गई थी तब तो हमने तुम्हें बहने दिया होता और सोमनाथ हमारे कहने पर तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूदे होते। रागिनी अपने चेहरों से बालों को हटाते हुए अपनी जान बचाने के वाले के पैर छूकर कहती है, आखिर यमुना मैया ने मुझे अपने खोए हुए पिता से मिलवा ही दिया ना। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ पिताजी। रमाकांत जी अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी अनीता जी के साथ रागिनी के सरकारी आवास में रहने चले जाते हैं। अनीता जी और रमाकांत जी रागिनी को मिले इतने बड़े आवास को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। अनीता जी हर्षित होकर कहती हैं, मेरी बेटी को कितना सुंदर घर मिला है रहने के लिए। निहारिका खुद को क्या समझती है कि वह हमारी संपत्ति को बेचकर हमें इतनी आसानी से घर से बेदखल करने में कामयाब हो जाएगी। देखो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। रागिनी अपने माता पिता से कहती है, आज तक मैं अकेली थी लेकिन अब मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरी बेटी भी है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। रमाकांत जी रागिनी से कहते हैं, हम लोगों ने निहारिका के कहने पर अपना पुश्तैनी घर बेचकर ठीक नहीं किया। उसने हमें रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारी बेटी होकर वह हमारे साथ इतना बड़ा छल करेगी। देखो अनीता, माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हाथ की सभी उंगलियां हमारे लिए आवश्यक होती है, फिर चाहे वह छोटी उंगली हो या बड़ी, ठीक उसी प्रकार से सभी बच्चों के प्रति मन में द्वेष न रखते हुए सभी को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि चोट किसी भी उंगली में लगे दर्द तो हमें ही होता है। चलो अब छोड़ो यह सब बातें और गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो जो हमारी बेटी रागिनी ने बनाए हैं। सभी लोग आलू के पराठे खाना शुरू करते हैं कि तभी रागिनी के घर में काम करने वाली कमला दौड़ती हुई आती है और उससे कहती है, दीदी देखो, एक आदमी आपका नाम लेकर कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, एक बार आप खुद चलकर देख लीजिए। रागिनी फटे और मेले कुचेले कपड़े पहने हुए उस आदमी को देखकर डर जाती है और वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मुझे तो ये आदमी कोई बेसहारा और गरीब मालूम होता है। आप इसे किसी आश्रम में छोड़कर आ जाइए और हाँ, इसे खाना खिलाकर और कपड़े बदलवा कर ही ले जाना, वरना आश्रम में लोग कहीं मेरी तरह ना डर जाए। आप ये 1000 रुपये रख लीजिए और बाकी जितना भी खर्च होगा वह मुझसे ले लीजिएगा। रागिनी वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे हल्की सी कराहती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मुझे माफ़ कर दो रागिनी। रागिनी उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह सागर को इस फटे हाल में देखकर रोने लगती है। वह सागर को गले लगा लेती है
और सिक्योरिटी गार्ड उसे हैरानी से देखता रह जाता है। रागिनी सागर को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनने को देती है। वह उसे पेट भरकर खाना खिलाती है, लेकिन उसके रहने का इंतजाम अपने बंगले के अलग फ्लोर पर कर देती है। उसके माता पिता भी अलग फ्लोर पर रह रहे थे। एक दिन सागर रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता है, तो रागिनी उसे वापस कुर्सी पर बैठने को कहती है। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मुझे खुद से दूर मत करो। देखो, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे तलाक देकर निहारिका दीदी को अपनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। हो सकता है कि आलोक भाई साहब निहारिका दीदी को तलाक दे दे, जिससे आप दोनों की राह में पड़ी रुकावटें दूर हो जाए। सागर गुस्से में आकर रागिनी को थप्पड़ मार देता है, जिसे रमाकांत जी और अनीता जी देख लेते हैं। अनीता जी एक जोरदार तमाचा सागर के गाल पर जड़ देती है और सागर से कहती हैं, मेरी बेटी अब ना तो अकेली है और ना ही कमज़ोर। तुम तो मेरे बेटे क्या दामाद बनने के लायक भी नहीं हो। रागिनी बेटी, तुम्हें अपनी माँ की कसम है कि तुम सागर को कभी भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगी। रमाकांत जी यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं। रागिनी मन ही मन सागर से अभी भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की कसम की वजह से वह सागर को देखकर भी अनदेखा कर देती थी। सागर भी रागिनी से कटा कटा रहने लगा था। वह जब भी रमाकांत जी के पैर छूता तो वह उसको हमेशा एक ही आशीर्वाद देते थे, तुम अपनी गृहस्थी में फिर से रम जाओ। आखिर कब तक यूँ सन्यासी जैसे दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर घूमते रहोगे। सागर की आंखों में प्रायश्चित के आंसू आ जाते हैं और वह बड़ी मुश्किल से अपने पिता समान ससुर जी से यही कह पाता था कि जब तक मेरी पत्नी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं ऐसे ही वैरागी बनकर अपना बचा कुचा जीवन बिता दूंगा। रमाकांत जी सागर की मानसिकता को भली भांति समझते थे। उन्होंने सागर को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। हो सकता है कि रागिनी की माँ अभी भी अपनी बड़ी बेटी निहारिका को ही अपना समझती हो और वह यह नहीं चाहती हो कि उसकी छोटी बेटी रागिनी उसकी बड़ी बेटी से ज़्यादा खुश नजर आए। रागिनी को उसकी मौसी ने गोद लिया था, इसीलिए अनीता हमेशा से निहारिका का हर बात में साथ देती थी। तुम्हारे और रागिनी के रिश्ते को तोड़ने में भी निहारिका का बहुत बड़ा हाथ है और हो सकता है कि वह यहाँ आकर तुम्हारे घर को पूरी तरह बर्बाद करने की एक बार फिर कोशिश करे। तभी वहाँ पर संगीता जी आकर सब लोगों से कहती हैं, मैं तो शुरू से ही दीदी को ही दोषी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने निहारिका को कभी भी अच्छे संस्कार नहीं दिए। उनके लाड प्यार का ही नतीजा है कि आज उनकी प्यारी बेटी अपने सास ससुर के साथ यहाँ आई है रहने के लिए, क्योंकि उनका घर बिक चुका है। आलोक ने लोन लेकर नहीं चुकाया और अब वह खुद गायब है। निहारिका और उसके सास ससुर मुझे बहुत ही दयनीय स्थिति में नजर आए, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। रागिनी को देखते ही रागिनी के सास ससुर ने अपने हाथ जोड़ लिए, मानो वह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हो। निहारिका तो सीधे रागिनी के पैरों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उनके पैरों को भिगोने लगी। लेकिन रागिनी ने उन सभी को हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सबके रहने का इंतजाम मैं यहाँ से कुछ दूरी पर कर दूंगी, क्योंकि मेरी बहन सांप बनकर एक बार मेरी खुशियों को डस चुकी है और अब सांप पालना मैंने छोड़ दिया है। तभी अनीता जी उसे जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन सागर उसे बचा लेता है और उसके बदले का थप्पड़ खुद खा लेता है। ऐसे करते हुए वह रागिनी को गलती से छू लेता है। यह देखकर अनीता जी नीचे गिर जाती है और हार्ट अटैक के दर्द से छटपटाने लगती है। यह देखकर निहारिका सागर से कहती है, तुम ही हो हम सबकी मुसीबतों का कारण। तुम्हें तो अब तक शर्म से मर जाना चाहिए था। जब माँ ने रागिनी को अपनी कसम देकर तुम्हारे पास आने से मना किया था, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रागिनी को छूकर मेरी माँ को मौत की दहलीज तक ले जाने की। रमाकांत जी मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाते हैं और निहारिका, संगीता जी और रागिनी भी
सागर के साथ साथ अस्पताल पहुंचकर अनीता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रमाकांत जी इमरजेंसी वार्ड से उदास चेहरा लिए बाहर आती है तो निहारिका उनसे कहती है, पापा अब माँ कैसी हैं? रमाकांत जी नीची नजरें रखकर कहते हैं, जाओ जाकर एक बार अपनी माँ से मिल लो। निहारिका गुस्से में पागल हो जाती है और सागर को झकझोरते हुए कहती है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर निहारिका के सास ससुर पहुँच जाते हैं और सागर से कहते हैं, चलो बेटा सागर, अब हम लोग इन दोनों बहनों के साथ एक पल और नहीं रुकेंगे। तुम्हें हमारी कसम, अब तुम एक पल यहाँ नहीं रुकोगे। निहारिका गुस्से में अपने सास ससुर से कहती है, हाँ हाँ ले जाइए अपने लाडले बेटे को। ऐसे बेटे से तो अच्छा होता कि आप बेटी को जन्म देते। सीमा जी अपने बेटे और पति को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, आलोक ने तलाक के कागज भिजवाए हैं और वह विदेश में व्यापार कर रहा है। बहुत जल्दी वह विदेश में दूसरी शादी करने वाला है। हम लोग सागर को भी अपने साथ विदेश लेकर चले जाएंगे और उसकी भी शादी विदेश में किसी अच्छी सी लड़की से कर देंगे। तुम्हें कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि तलाकशुदा लड़की को दुनिया कैसी नज़रों से देखती है। रमाकांत जी सागर से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा सागर, मैं जानता हूँ कि अभी परिस्थितियाँ तुम्हारे प्रतिकूल है, लेकिन जरा एक बार एक पिता की नज़रों से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी पिता की बेटी का घर टूटता है तो सबसे ज़्यादा उस पिता की आंखें रोती है जिसने अपनी बेटी की विदाई के समय हृदय पर पत्थर रखकर अपने जिगर का टुकड़ा एक अनजान पुरुष को सौंप दिया था। सागर अपनी गोद ली हुई बेटी परिधि के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जिस प्रकार परिधि से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक वैसे ही आलोक भैया भी अपनी बेटी रोमा को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन निहारिका जैसी पत्नी के कारण वह आज रोमा से मिलने से भी कतराते हैं। मैं जानता हूँ कि वह विदेश मन की शांति के लिए गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें मनाकर वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन पहले आप मुझे यह बताइए कि अब माँ जी की तबीयत कैसी है। रमाकांत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी माँ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा बीपी और शुगर बढ़ गई थी। जब सागर जाने लगता है कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वह रागिनी की तरफ देखता है। रागिनी दौड़कर उसके गले लग जाती है और अनीता जी भी दोनों को अपनी कसम से आज़ाद कर देती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उन्हीं के कारण ही उनकी बड़ी बेटी निहारिका की गृहस्थी उजड़ने की कगार पर पहुंच गई थी। जब सागर और रागिनी जा रहे थे तो उन्हें छोड़ने सभी लोग आए और उनमें निहारिका भी शामिल थी। उसने रोते हुए रागिनी से कहा, बहन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें देखकर हमेशा जलती थी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित करती। आज तुमने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि अगर तुम सही हो तो गलत लोगों को उनकी गलती का एहसास एक ना एक दिन होकर ही रहता है। मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत साबित करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम आखिर में सही साबित हुई हो। दीदी, अगर आप मुझसे कहती तो मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी दोस्त की जगह प्रतिद्वंदी समझा। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी आत्मनिर्भर बनने में मदद करूँगी। आपको सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ है ना, तो मैं आपको सिलाई मशीन उपहार में दूंगी और आप अपना बुटीक खोलकर अपने सपनों की उड़ान देना। आप अगर अपने सपनों को साकार करने में समय दोगे तो आपको अपनी देवरानी यानी आपकी छोटी बहन यानी मेरी निंदा चुगली करने की सास की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सास को भी यह बात समझ आ जाएगी कि उनकी बहुओं में एकता है और वह उन्हें एक दूसरे से लड़वा कर कुछ हासिल नहीं कर सकती है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी सास को सम्मान उनके बेटे बहुओं के अच्छे कामों से मिलेगा, ना कि उनके पास से निंदा चुगली करके एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बढ़ाकर और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से। धन्यवाद दोस्तों।